ज्यादातर महिलाएं ये समझने में नाकाम रहती हैं कि कैसे कोई भी पुरुष जिम्मेदारियों के बोझ के साथ साथ जिंदगी में संतुष्ट रह सकता है। डोंट दे नीड मोर पैशन? क्या उन्हें अपनी जिंदगी में इमोशंस, प्यार और एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं है? वेल, इन सभी बातों के साथ साथ सच ये है दैट मेन आर इमोशनल कैमल्स। जिस तरह एक ऊंट तपते हुए रेगिस्तान में बिना पानी पिए चलता ही जाता है, ठीक उसी तरह एक मर्द भी जिंदगी में जिम्मेदारियों के बोझ के साथ साथ अपने सीने में इमोशंस को दबाए हुए जिंदगी की जंग को लड़ता ही जाता है। पर इस दौरान कभी कभी एक ऐसा मौका, एक ऐसा पल भी आता है जब उसके सीने में दबे हुए इमोशंस बाहर आ जाते हैं। आज हम मेंस में बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नावेद इकबाल। डॉक्टर इकबाल, स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू। किसी भी पुरुष के अंदर, इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन आने की स्थिति, ऐसी नौबत आ जाती है? देखिए, जब पर्सन को ये लगता है कि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई है, पर्सन उससे कोप नहीं कर सकता, तो उस टाइम इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है जी। क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड है और अलग अलग लोगों में उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब पर्सन को लगता है कि उसका कोई नहीं है केयर करने वाला लाइफ में। सेकंड, अगर किसी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी कम हो या वो ये महसूस करता है कि लाइफ में लोग उसे चीट कर रहे हैं, कि मैं तो लोगों की हेल्प करता हूं लेकिन लोग मुझे चीट कर रहे हैं, तो ये सब बातें मिलकर उसको इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वजह, जब वो सब बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, या तो लाइफ में उसके कोई ऐसा पर्सन नहीं कि जिससे वो शेयर कर पाए, या बाई नेचर मेल अपनी बहुत सारी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो शेयर किसी से नहीं कर रहा है तो एक मौका ऐसा आता है जब पर्सन उसके नीचे टूटता हुआ महसूस होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन। वो स्थिति पैदा हो सकती है। क्या इमोशनल ब्रेकडाउन नर्वस ब्रेकडाउन होने का भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि ये चीज अगर प्रोलॉन्ग रहे तो उसका एक कारण बन सकती है जी। या अपने व्यूअर को एक बात मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन या मेंटल ब्रेकडाउन, जो वर्ड होते हैं ये ज्यादातर हम एवरीडे लैंग्वेज में यूज करते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का सवाल है, वहां रेयरली इस टर्म को हम यूज करते हैं। या तो हम मेंटल इलनेस वर्ड यूज करते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं, और उसके भी अपने अलग अलग टाइप और सब टाइप्स होते हैं। तो मैं ये रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इमोशनल ब्रेकडाउन को मेंटल ब्रेकडाउन या मेंटल इलनेस से कंफ्यूज ना किया जाए। हम इमोशनल ब्रेकडाउन उस कंडीशन को कह रहे हैं जहां पर्सन एकदम अपने इमोशन में एकदम वो बह जाता है, एकदम रोना शुरू कर दे, या इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, वो गुस्सा वगैरह पैदा कर दे। उस सिचुएशन के लिए ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, और मेंटल इलनेस से वो थोड़ा अलग हम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इसको हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन की बात जब करते हैं तो देखते हैं कि उम्मीद पर खरा ना उतर पाना लोगों के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन होने की एक खास वजह मानी जाती है। और इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान लोगों में ज्यादातर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, वो खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी जब किसी भी व्यक्ति में आ जाती है तो वो लो फील करने के साथ साथ खुद पर से विश्वास खो बैठता है और हर तरह की समस्या उसके साथ जुड़ जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पर्सन का कॉन्फिडेंस कम होगा जी तो उसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जी। वो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि वो मोमेंट्री है, कुछ लोगों का मोमेंट्री कम हो सकता है जी। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग करता है, जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड यूज किया था लो सेल्फ एस्टीम, वो स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ये सब फैक्टर, ये सब बातें, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा स्ट्रेस। स्ट्रेस एक टेक्निकल वर्ड है जो आम बोलचाल में हम टेंशन के लिए यूज करते हैं। अगर ये पीरियड काफी लंबा होगा तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी एक वजह बन सकता है जी। और उसकी सीधी पहचान होगी, अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा, या तो पर्सन का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो वो बहुत ज्यादा सोएगा, या नींद उसे कम आएगी, या ड्राउनेस अपने टाइप के आएंगे, ये हो सकता है। या ये हो सकता है जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें उसका काम जो है, जो भी वो करता है, उसमें इंटरेस्ट उसका लूज हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एबिलिटी टू लव, जैसे होता है कि सेक्स अपने पार्टनर से करना, इस तरह की फीलिंग, वो भी इस कंडीशन में कम हो सकती है काफी लोगों की जी। ज्यादातर ये देखा जाता है नावेद जी कि जिस इंसान को जिंदगी में कभी प्यार मिला होता है और उस इंसान से, उस व्यक्ति से अगर प्यार छीन लिया जाए या प्यार उसकी जिंदगी से चला जाए तो वो बहुत हद तक इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा
कि अगर पर्सन को लगता है कि किसी भी वजह से या तो किसी की डेथ हो गई है उसके लव्ड वन की, या उसने चीट कर लिया है, या किसी भी और कंडीशन से सेपरेशन हो जाए, तो ये भी एक मुख्य वजह होती है जिसमें पर्सन का इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन मैं ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि वहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल के होते हैं कि वो सिचुएशन को कोप कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंटरनली वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ होती है कि उसको कोप कर लेते हैं। लेकिन काफी लोग वेरिंग डिग्री में उसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है खुद की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना, खुद पर विश्वास रखें। किसी भी तरह के चैलेंजेस जिंदगी में आपके सामने आ सकते हैं, जरूरत है अपने ऊपर विश्वास रखने की। एक खास बात सामने आती है, ब्रेन से रिलीज होने वाले केमिकल एंडोर्फिन्स में अगर केमिकल इम्बैलेंसेस अगर होते हैं तो क्या कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन या इमोशंस को वेरी करते हैं? देखिए, इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टू वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जो केमिकल है वो हमारे मूड या हमारे बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारा मूड और हमारा बिहेवियर भी केमिकल के रिलीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस पुरुषों में जब देखे जाते हैं, एडोलेसेंस से बढ़ती उम्र की तरफ जब हम जाते हैं 30 साल से पहले उस दौरान हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं और इमोशनल और मूड स्विंग्स भी सबसे ज्यादा इस दौरान देखे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो एज होती है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, जो एडोलसेंट पीरियड की शुरुआत हम कह सकते हैं, उस पीरियड में केमिकल चेंजेस की वजह से देखा गया है कि काफी बच्चों के व्यवहार में चेंज आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या केमिकल चेंज की वजह से कोई पर्सन इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो सकता है या मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो सकता है, वहां ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज अ टू वे प्रोसेस, कि हमारे मूड और बिहेवियर से केमिकल की जो क्वांटिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है, और कभी कभी केमिकल की क्वांटिटी की वजह से हमारा मूड और बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये माना जाता है कि जब भी कोई पर्सन इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होगा, उसमें कोई एक वजह अकेली नहीं होगी, उसमें बहुत सारे प्रेशर उसके ऊपर होंगे पर्सन के, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं उसकी केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे। तो उसकी वजह से पर्सन उसका शिकार हो सकता है। कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है कि जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गई किसी वजह से, उसकी वजह से डेफिनेटली उसका बिहेवियर और मूड भी इन्फ्लुएंस होगा। ज्यादातर देखा जाता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति जब आती है या इस स्थिति के आने से पहले लोग बाग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस, एक तालमेल बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छी हेल्थ की पहचान है कि पर्सन को बैलेंस बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर को याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में एक पीरियड आया था, खासतौर से रेनेसा के बाद में, जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सेपरेट कर दिया गया था कि भाई ये फिजिकल हेल्थ है और इनका काम है डॉक्टर का इसे देखना, ये मेंटल हेल्थ है ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट देखेंगे। उसको एक तरह से सेपरेट कर लिया गया था। हालांकि शुरू से ही फिजिशियन, चाहे वो वैद्य रहे हो पुराने, हकीम रहे हो, वो जानते थे कि हेल्थ जो होती है होलिस्टिक होती है, और ये नोशन और बहुत तेजी के साथ ये अब आ रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की मीनिंग है उसमें शामिल हो चुका है। इट इज ए हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ सोशल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एस्पेक्ट। तो जब भी हेल्थ की हम बात करते हैं तो उसमें कई बातें शामिल होती है जो उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ बातें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई है कि अच्छी हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इवन इमोशनल हेल्थ हो, सब वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर स्लीप लेना। जी बिल्कुल। जब मैं प्रॉपर स्लीप की वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, 8 या जितनी भी एक एवरेज नींद होती है पर्सन की, और ये माना जाता है रात की नींद लेना। रात की नींद लेना 7:30 या 8 के बीच में ज्यादातर एडल्ट की वो नींद होती है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर डाइट, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो। होलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ की तरफ अगर हम बनाए रखेंगे तो इमोशनल के साथ साथ फिजिकल तरीके से भी हम खुद को बेहतर साबित कर पाएंगे। फिजिकल भी और मेंटल भी, सब हेल्थ हमारी सही रहेगी, बिकॉज हेल्थ इज होलिस्टिक, और उसमें कई फैक्टर मिलकर काम करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि प्रॉपर रिलेशनशिप। हम लोग अक्सर रिलेशनशिप को नजरअंदाज कर देते हैं, हम बैलेंस नहीं बना पाते, हम कहते हैं भाई इनकी वजह से हमारा प्रोफेशन अफेक्टेड होगा। लेकिन अपने व्यूअर को मैं याद दिलाना चाहूंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल नेटवर्क के लिए जरूर थोड़ा बहुत टाइम निकालें, क्योंकि ये स्टडीज कंडक्ट की गई हैं कि जिनके प्रॉपर सोशल नेटवर्क होते हैं उन्हें प्रॉब्लम कम से कम होती है, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होती है। साथ ही कोई पर्सन ऐसा हो जिससे अपनी बातें हम शेयर कर पाए, क्योंकि अगर बातें बहुत सारी हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो गई हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इमोशनल ब्रेकडाउन का पर्सन शिकार हो सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ही जरूरी है मन के अंदर की किसी भी फीलिंग को दूसरों से शेयर करें, अपने जज्बातों को दूसरों के साथ बांटें। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहें हमारे साथ।
ज्यादातर पुरुषों में इमोशंस की कमी देखी जाती है। हर किसी की एक यही मन के अंदर धारणा होती है कि पुरुष बहुत ही स्ट्रांग हार्टेड होते हैं और वो अपने जज्बात दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। पर कहीं ना कहीं पुरुषों के दिल में भी एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक ऐसा मौका सभी की जिंदगी में आता है जब वो अपने जज्बात दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं। जब वो बात नहीं बता पाते हैं, उस स्थिति में वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं और खुद पर से विश्वास भी खो बैठते हैं। हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जज्बात को स्ट्रांग बनाकर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा कर इमोशनल ब्रेक डाउन होने की स्थिति से, उस स्टेज से खुद को बचा सकें। किसी भी पुरुष के अंदर जब फीलिंग ना शेयर करना, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी आदत डेवलप हो जाती है, किस तरह से हमें उस आदत से बाहर आना चाहिए? देखिए, मेन चीज हमें ये समझनी चाहिए कि कुछ लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर हम किसी से फीलिंग शेयर करेंगे तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम पुरुष हैं, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें स्ट्रांग बनना है। लेकिन ये मुझे लगता है कि उनकी गलत धारणा है। उसकी सीधी वजह ये है कि हम सब में एक बेसिक नीड होती है बिलोंगिंगनेस की। जी बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी हम केयर करें, वो हमारी केयर करें, और साथ ही हम अपने दिल की बात या माइंड की बात हम किसी से शेयर करना चाहते हैं। अगर वो बात शेयर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली पर्सन अंदर ही अंदर उससे डिस्टर्ब रहेगा। जी बिल्कुल। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जहां वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो सकता है। मेन चीज ये है कि हमें ये समझाना होगा लोगों को कि फीलिंग शेयर करने से या अपनी दिल की बात दूसरों से कहने से वो इमोशनली वीक नहीं होंगे, या वो कमजोर नहीं होंगे, या वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर ये धारणा बन जाएगी तो मुझे लगता है उनके दिमाग से ये बात निकल जाएगी। एक चीज मैं ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जब ये नोशन आया कि हम पर्सन जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ये वेस्टर्न सोसाइटी का एक नोशन था। एशियन सोसाइटी में जो है, जो सेल्फ होता है, पर्सन होता है, वो रिलेशनल माना जाता है। रिलेशनल की मीनिंग है कि हम अपने रिलेशन में कुछ ना कुछ डिपेंडेंट रहेंगे या इंटरडिपेंडेंट रहेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे। भारतीय पुरुष, इंडियन मैन अभी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल देखे जाते हैं। यहाँ पर अनिल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनिल जी, सवाल पूछें। जी, लगता है संपर्क नहीं है। तो जिस तरह से इस बारे में बात कर रहे थे, फीलिंग्स ना शेयर कर पाना, किस तरह से फीलिंग और डेवलप कर सकते हैं, या आदत डेवलप कर सकते हैं हम अपने अंदर? देखिए, एक तो ये है कि गलत धारणा को दिमाग के अंदर से निकालना होगा। बिल्कुल। और सेकंड, हमें रिलेशनशिप की वैल्यू को समझना होगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अच्छा रिलेशनशिप होना एक अच्छी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ की पहचान है। कि अगर पर्सन अपने रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन चीज ये है, उस गलत धारणा को हमें तोड़ना होगा, समझाना होगा कि फीलिंग शेयर करना कमजोरी की निशानी नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, हालांकि ये भी एक गलत धारणा है कि मेल जो होते हैं वो इमोशनल नहीं होते हैं, फीमेल इमोशनल होती है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि हालांकि फीमेल ज्यादातर इमोशनल होती है, जी बिल्कुल, लेकिन वहां भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुछ फीमेल से ज्यादा इमोशनल होते हैं जो पुरुष होते हैं, जी बिल्कुल, और कुछ फीमेल जो होती हैं उन पुरुष से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये बात ठीक है कि फीमेल जो होती है वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, या लोगों से अपनी बातें ज्यादा शेयर करती हैं, या इमोशनल ब्रेकडाउन के केसेस उनमें ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन पुरुषों में भी ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट यही देखा जाता है कि पुरुष इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग देखे जाते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, जगदीश जी। जगदीश जी, सवाल पूछें। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, सब बताएं, सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये याददाश्त कम होने का भी इससे कोई संबंध है? देखिए, आपकी एज कितनी है जगदीश जी? मेरी एज 52 साल है जी। 52 साल है। आप कोई दवाई ले रहे हैं क्या, बीपी वगैरह की या किसी और चीज की? नहीं सर, मैंने 7-8 साल जो है मैं डिप्रेशन में आ गया था, उसमें मैंने दवाई ली। अच्छा, मैं वही चीज जानना चाह रहा था। देखिए, यूजुअली ये देखा गया है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन की किसी को कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भूलने की उनमें एक टेंडेंसी होना शुरू हो जाती है। एक चीज जगदीश जी आप और ध्यान में रखिए कि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कुछ बातें हम नेचुरली भूलने लगते हैं जी। ये आपकी एज का भी थोड़ा हो सकता है, और एज के ज्यादा जो थोड़े टाइम पहले आप डिप्रेशन का शिकार रहे थे उसकी दवाई की वजह से या उसकी वजह से भी थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ती है तभी किसी प्रोफेशनल को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो ये एक नॉर्मल चीज है। या तो उस प्रॉब्लम की वजह से या एज बढ़ने की वजह से जो बातें पहले हम अच्छे ढंग में याद रखते थे वो इतने अच्छे ढंग में हमें याद नहीं रहती है।
तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ती उम्र के साथ भी आती हैं, बस जरूरत है अपने जज्बात पर काबू रखकर इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाए रखने की। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि इमोशनली ब्रेकडाउन होने की स्थिति में ज्यादातर लोगों को नींद ना आने की समस्या देखी जाती है, और साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस, ये दो ऐसे पहलू हैं जो इमोशनली ब्रेकडाउन होने की स्थिति में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जब लोगों को नींद नहीं आती है तो डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली पूरी तरह हैम्पर हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो अच्छी नींद होती है या प्रॉपर नींद होती है वो एक सेहत की निशानी होती है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। अगर अच्छी नींद पर्सन नहीं ले पाएगा तो डेफिनेटली एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह हो सकती है। एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब पर्सन को एंजाइटी या डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है उस टाइम भी उन्हें नींद अच्छी नहीं आती। हालांकि डिप्रेशन के केस में दो तरह की टेंडेंसी देखी गई है कि कुछ लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है और कुछ को बहुत कम आती है। तो यहाँ पर तनाव जो है वो हर चीज का एक मूल कारण माना गया है, हर समस्या का जो भी हमसे मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। तो तनाव को अपनी जिंदगी से दूर रखें और इस तरह की किसी भी समस्या से आप दूर रह पाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ। पुरुषों में देखा जाता है कि ज्यादातर एक्सरसाइज करना यानी व्यायाम करना एक बहुत ही कारगर उपाय है अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए। इसका एक ऑल्टरनेट उपाय यह भी हो सकता है कि आप म्यूजिक का सहारा लें। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिटेशन होती है। यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ, रमेश जी जुड़ गए हैं। रमेश जी सवाल पूछें। रमेश जी सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं एक दुविधा में रहता हूँ जी कि एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ सच्चाई और ईमानदारी और शराब ना पीना और जुआ ना करना और मीट ना खाना, कुछ इस प्रकार की मेरी आदतें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाई हैं जी, असूल बनाए हैं। और मेरा सोसाइटी के साथ जो है ना इंटरेक्शन बनता नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उनके साथ लॉकअप नहीं हो पाता हूँ और जरा जरा सी बातों पे मैं जो हूँ मतलब कि अपने आप को बड़ा फीलिंग करने लगता हूँ और इमोशनली हो जाता हूँ। तो मैं काफी म्यूजिक भी सुनता हूँ और अपने आप को मेडिटेशन भी करता हूँ और भी कई प्रयोग मैंने अपने ऊपर किए हैं, पर मेरे को वेल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये क्या जिंदगी में ऐसा होता है कि वेल सेटिस्फेक्शन मतलब कि इसका लेवल जो है मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने आप को नापना चाहता हूँ। रमेश जी, जैसे आपने बताया कि आप लाइफ में कुछ वैल्यूज लेकर चले कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, लेकिन जब आप सोसाइटी में देखते हैं, आप देखते हैं ज्यादातर लोग उसी तरह के हैं, तो उससे आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी वैल्यूज को साथ लेकर चलने का और सोसाइटी में एडजस्ट होने का। जब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक आप इस दुविधा में रहेंगे। मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा। आप ये क्लियर हो जाइए कि आप अकेले ऐसे आदमी नहीं हैं जो सोसाइटी में वैल्यूज लेकर चलते हैं। आपकी तरह दूसरे लोग भी हैं जो शराब भी नहीं पीते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं या सोकोल्ड कुछ और अपनी वैल्यूज बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है तो उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है उस वैल्यूज को आप कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन चाहते हैं लोगों से, जो आपको मिल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेटिस्फैक्शन का जो एक लेवल इन्होंने अपने लिए तय कर रखा है वो बहुत ही बड़ा है। हर इंसान को बहुत ही जरूरी है कि सेटिस्फैक्शन का एक मापदंड अपने लिए स्थापित करें। आपने बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा जो इनमें अनकंफर्टेबल होने की वजह है, शायद कहीं ना कहीं ये एप्रिसिएशन चाहते हैं लोगों से, या अपने जो ख्याल के लोग हैं उनसे कंपनी बनाना चाहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इनकी नहीं बन पाई है। अपने वैल्यूज को या तो स्ट्रांगली उसे वो फॉलो कीजिए या उसे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लीजिए, यही एक तरीका है। लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं है जहां आप अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं जी। तो यहाँ पर इन्हें जरूरत है कि किसी भी ऐसे एक व्यक्ति अपने परिवार में किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को चुने जो जिनसे ये अपनी मन की बात कह पाएं, जिनसे ये फीलिंग शेयर कर पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान बहुत ही कम है इनकी लाइफ में। यहाँ पर सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी सवाल पूछें। जी सुनील जी सवाल पूछें। प्रणाम डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति कभी मिलता है तो वो मतलब कोई भी अपनी पुरानी बात चालू कर देता है, कोई घटना, और सुनने वाले को उससे इसका कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहा है, तो उसकी एक लंबी एक घटना चलते, तो मतलब ये क्या बात होती है?
ये जानना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया सुनील जी आपकी पूरी बात, कि कोई पर्सन किस तरह की बात बता रहा है आपको? मतलब कोई भी अपनी पुरानी घटना बताता है वो। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के पुराने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हैं तो कभी कभी वो भावुक हो जाते हैं। जी। वो इमोशनली अपने आप को लूज कर जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं उस पोजीशन। इसी बात को कहना चाहते हैं आप सुनील जी, या कोई और है आपके माइंड में बात? यही बात है। तो मतलब वो हम ये नहीं करें कि वो कोई गलत बात कर रहा है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से पुरानी, और सुनने वाले को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उसे अपनी बात किससे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल बातें होती हैं, दिल की जो बातें होती हैं, वो हर किसी से शेयर नहीं की जाती हैं और ना ही हर पर्सन उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो शायद अगर लोग ये समझ लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, वो भावुक क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि पर्सन उससे कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उससे इमोशनली अटैच है, इसलिए उसे सुनाते हुए वो भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर नावेद जी एक बहुत ही खास बात सामने आती है कि इमोशनल ब्रेकडाउन कुछ लोग कैलकुलेट भी करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे मन के अंदर कोई ऐसा विचार घर कर जाता है जो हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, पर सोशल गैदरिंग या आसपास के माहौल को देखते हुए हम उस मौके की तलाश में होते हैं कि कब हम उस बात को शेयर करें। तो कैलकुलेट करना इस तरह से किस हद तक सही होता है? देखिए डिपेंड करता है कि किस पर्सन के साथ वो किया जा रहा है। अगर क्लोज फ्रेंड के साथ है और जहां बातें कॉन्फिडेंशियल रहेगी तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कैलकुलेट किया जाता है तो कभी कभी तो अपनी बात शेयर करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है और कभी कभी दूसरे की बात सुनने के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर दूसरे की बात ऐसी है कि जिससे उन्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो मुझे लग रहा है कोई हार्म नहीं, और अपनी बात भी उन लोगों से शेयर करने में जहां कॉन्फिडेंशियल रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत सारे लोग जो करेज नहीं जुटा पाते हैं अपनी बात शेयर करने का, वो कैलकुलेट करके इस ढंग में अपनी बातों को शेयर करते हैं। परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है अपने परिवार में जितने भी पुरुष हैं उनके इमोशंस को बाहर निकालने में। आपने सही कहा, बिल्कुल ये भी एक मुख्य वजह होती है। जी, यहाँ पर नावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पुरुषों में इमोशंस नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करना सीख जाते हैं, और ऐसे में वो ये भी सीख जाते हैं कि किस तरह अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए वो जिंदगी में आगे बढ़ते चलें।